हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू द नून एकेडमी। आप सभी का नून एकेडमी में स्वागत है। और आज हम वर्क एंड एनर्जी का रिवीजन देखने वाले हैं और लास्ट पार्ट है इस रिवीजन का। ठीक है, सिर्फ मोटी मोटी बातें यहाँ पर थोड़ी सी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे मोटी मोटी बातों का। ठीक है, आपका सारा स्टडी तो हो चुका है। ठीक है, सिर्फ जो मोटी मोटी बातें होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उससे हम थोड़ा सा यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाद में हम एमसीक्यू भी लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, एमसीक्यू भी लेंगे, बाद में हम ब्रेकआउट सेशन भी लेंगे। हाँ, नाइन्थ का एग्जाम होने वाला है ना बेटा, नाइन्थ का एग्जाम है ना, नाइन्थ और टेंथ का एग्जाम है। ठीक है, ट्वेल्थ का एग्जाम है। और जो भी बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड टू एट तक है वो पास हो गए, बिना एग्जाम के ही वो पास हो गए। ठीक है, हाँ एमसीक्यू होने वाला है, एमसीक्यू होने वाला है। और आप सभी का यहाँ पर वेलकम हमारे नून अकेडमी पर। और आज हम वर्क एंड एनर्जी का रिवीजन देखने वाले हैं, थर्ड। ठीक है, और ये क्लास 9 का हमारा सेशन चल रहा है। आप सभी को मेरा नाम तो पता ही है, सचिन सोलंकी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो ये पार्ट थर्ड है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और लास्ट पार्ट है और लास्ट रिवीजन है इस लेसन का। उसके बाद देखो मेरा नाम आप सभी को पता है, सचिन सोलंकी। चलो स्टार्ट करते हैं, स्लाइड ले रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी को हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। आप सभी को पता है। तो चलिए यहाँ पर वही एग्जांपल हमें दिए हुए हैं, तो किस तरह से हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसे हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर देखो। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू द अनदर। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक्सप्लोडिंग द फायर क्रैकर्स। जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना, इसमें जो भी एनर्जी स्टोर होती है ये कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी होती है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में एंड हीट एनर्जी में। आप सभी को पता है फायर क्रैकर, पता है ना आपको? फायर क्रैकर पता है ना आपको? फटाके ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो फटाके। ठीक आहे, आता ज्यावेळेस फटाके जळतात, ठीक आहे, ज्यावेळेस आपण त्याला आग लावतो त्यावेळेस काय होतं, त्याच्यामध्ये असते केमिकल एनर्जी, असते ना केमिकल एनर्जी। मग ती केमिकल एनर्जी कशामध्ये होते? लाइट एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते, साउंड एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते आणि हीट मध्ये कन्वर्ट होते। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता है। ठीक है, फायर क्रैकर, जब फायर क्रैकर जलता है तो क्या होता है, जो भी केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। ये सारी चीज आपको पता है। चलो और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास ढेर सारे हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, हीट एनर्जी है, ढेर सारी एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के एनर्जी के बारे में बिल्कुल, स्पीकर सॉन्ग, साउंड एनर्जी। ठीक है, देखो हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द जनरेटर। यानी अगर जनरेटर को हम अगर मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मतलब घुमाएंगे, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे? बाय यूजिंग द फैन और इंजन। फैन आपको पता है, फैन को क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम बात करेंगे हीट एनर्जी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हीटर। हीटर को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, मतलब जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। अब इसी हीट एनर्जी को क्या कर सकते हैं हम, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मोकपल। ठीक है, इस थर्मोकपल के जरिए फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लाइट एनर्जी के बारे में। लाइट एनर्जी भी आपको पता है, लाइट एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द सोलर सेल।
सोलर सेल आपको पता है ना, सोलर सेल, ठीक है। ये क्या होता है, जब उस पर लाइट एनर्जी ट्रैप होती है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। थर्मोकपल का मतलब क्या होता है, थर्मोकपल का मतलब क्या होता है, ऐसे दो मेटल के वायर होते हैं अलग अलग, ठीक है, डिसिमिलर मेटल के वायर होते हैं। एक एंड होता है हॉट और दूसरा होता है कोल्ड, ठीक है। अगर एक एंड हॉट हो जाए दूसरा कोल्ड हो जाए, तो इन वायर के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं इसे, ईएमएफ होगा, ठीक है, सॉरी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, जो हमारी हीट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर लाइट एनर्जी के बारे में। अब ये लाइट एनर्जी है ना, सोलर सेल के जरिए इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल लैंप। लैंप आपको पता है, लैंप को जब हम, ये हमारा लैंप है मान लीजिए, इसमें ऐसा टंगस्टन का एक क्या होता है, वायर होता है। जब इसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, ये हीट और लाइट, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ये एनर्जी हमें मिल जाएगी, हीट और लाइट, इन दो एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट बहुत कम होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे हम केमिकल एनर्जी के बारे में। आपको पता है प्राइमरी सेल, जो आपने सेल देखा है ना, जो आपके घड़ी में होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हाँ, रिमोट में भी होता है वो सेल, और उस सेल में जो भी एनर्जी होती है ना, वो होती है केमिकल एनर्जी। क्या होती है, केमिकल एनर्जी। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, हम क्या कर सकते हैं, फिर उस सेल को चार्ज भी कर सकते हैं ना। कुछ सेल ऐसे होते हैं रिचार्जेबल होते हैं, तो उसे चार्ज भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगी फिर से केमिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम साउंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। लाउड स्पीकर आपको पता है, ठीक है, स्पीकर आपको पता है, मतलब हम स्पीकर को अगर हम, बिल्कुल, ठीक है, हाँ, लिथियम सेल होता है, तो वो अलग टाइप है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ मोटी मोटी बातें यहाँ पर सुन लो अभी। उसके बाद हम बात करेंगे साउंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। आपको स्पीकर पता है, स्पीकर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो क्या होती है, साउंड एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। अगर माइक्रोफोन आपको पता है, यानी हम जो बोलते हैं ना माइक्रोफोन में, माइक आपको पता है, माइक में जब बोलते हैं तो ये साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, इसमें समझने वाली बात कोई नहीं है, हार्ड कोई बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं। आसान भाषा में ध्यान दो कि हम किसी भी एनर्जी की फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे यूजुअल फॉर्म में, ठीक है, जो भी फॉर्म हमें चाहिए, ठीक है। ये तो है बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही बताता है कि ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा, टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अभी एक एक चीज तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रिविजन चल रहा है, ठीक है। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक चीज इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसे ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या है, जो भी टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, आपको सबको पता है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक कपल ऑसिलेटर है, देखो अब एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, अब देख लो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, इस चीज को भी समझ लो, ट्रांसफर, ठीक है। हमने क्या किया, एक थ्रेड ले लिया, इस थ्रेड को हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल बांध दिया है, ठीक है। और उस थ्रेड के अगल बगल दो हमने इस तरह से थ्रेड ले लिए, और एक नट यहाँ पर और दूसरा नट यहाँ पर, इस तरह से दो नट हमने उसे बांध दिए। अब हम क्या करेंगे, नया 10th का जो नया ग्रुप है ना, वो 9 तारीख से स्टार्ट होगा, 9 तारीख से स्टार्ट होगा, उसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, 9 तारीख से स्टार्ट होगा, उसमें हम, हाँ,
9 तारीख से स्टार्ट होगा और उसमें में हम क्वेश्चन बैंक लेने वाले हैं, ठीक है। अप्रैल को, 9 अप्रैल को, परसों, परसों, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, दो नट को यहाँ पर हमने इस तरह से बांध दिया है। ये दोनों भी नट एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। कैसे है, पैरेलल है। अब समझ लो, अब समझ लो हम क्या करेंगे, इस नट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे इस तरीके से, जिस तरह से हम झूला झूलते हैं ना, उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे टू एंड फ्रो मोशन में थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। जब हम टू एंड फ्रो मोशन में ऑसिलेट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्पीड कम होगा, और इस नट का स्पीड क्या होगा, स्पीड मतलब ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो क्या होगा, वो ऑसिलेशन बढ़ेगा। इसका ऑसिलेशन कम होगा और इसका ऑसिलेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अभी बैच नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक रिलेटेड है। जो 9 तारीख को स्टार्ट होने वाला ना, क्वेश्चन बैंक रिलेटेड बैच है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक करने वाला हूँ उसमें, ठीक है, एग्जाम तक। और एग्जाम के बाद मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि समर, हो सकता है समर कोर्सेज वहां पर लॉन्च हो, ठीक है। हाँ चलो, देखो अब क्या होगा, इस नट को हमने ऑसिलेट कर दिया इस तरह से, जिस तरह से झूला झूलता है ना उस तरीके से। अब क्या होगा, देखो ये नट क्या होगा, धीरे धीरे इसका ऑसिलेशन कम होगा और धीरे धीरे इसका ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने तो ऑसिलेट किया था इसको, ठीक है, हमने तो एनर्जी दे दी थी इसको, लेकिन इसके पास एनर्जी चली गई, मतलब एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। इस नट से इस नट में एनर्जी क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, देखो रोटेशनल मोशन क्या है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अलोंग घूमता है ना, कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अलोंग घूमता है ना, उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हील, व्हील ऑफ योर व्हीकल, ठीक है, व्हील ऑफ योर व्हीकल, ठीक है। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है ना, उसे कह सकते हैं। जो हमारा फैन होता है ना, फैन, ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। अर्थ के पास दो मोशन है, एक होता है रोटेशनल और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशनल पता है ना आपको, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन अलग है और रोटेशनल मोशन अलग है, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम फ्री फॉल के बारे में, ठीक है। हाँ, सबको मैं यहाँ पर बात करूंगा, डोंट वरी, सबसे बात करूंगा, लेकिन इस सेशन के लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में जब हम एमसीक्यू लेंगे ना, वहां पर मैं सबको चांस दूंगा बात करने के लिए। आपके जो भी क्वेश्चन हो, सारी चीजें आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं ना, वहां पर एमसीक्यू एज वेल एज मैं आपको चांस भी दूंगा बोलने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना आपको डिस्टर्ब होगा, ना मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर बात करने वाले हम फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। अब देखो फ्री फॉल यहाँ पर क्या होता है, इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने ऊपर से अगर छोड़ दिया, ठीक है, हम हाइट पर चले गए और वहां से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, इट गेट पुल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो क्या होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, गेट पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, ठीक है। इतना होने दो, बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये होता है एन ऑब्जेक्ट falling slowly under the influence of the gravitational force said to be free fall or to be falling freely, ठीक है। जब क्या होता है, ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है ना, जब हम उसे छोड़ते हैं, तब वहां पर जो भी इन्फ्लुएंस होगा वो किसका होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसे हम कहेंगे फ्री फॉल,
ठीक है। फ्री फॉल कब होगा? जब ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां पर क्या होगा? फॉल होगा। ठीक है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां पर फॉल होगा, उसे हम कहेंगे फ्री फॉल। क्लियर है सबको? दूसरा कोई फोर्स नहीं है वहां पर। ओके, यहाँ पे ध्यान दो। चलो अब मुझे बताओ, क्या ये जो फ्री फॉल है हमारे अर्थ के सरफेस पर पॉसिबल है क्या? हमारे एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है क्या? फ्री फॉल हमारे एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है क्या? ठीक है, देखो जो फ्री फॉल है ना हमारे एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं है। ये जो फ्री फॉल होता है ना, ये सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, वैक्यूम में ही पॉसिबल होता है। अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? देखो, अब हमारे अर्थ की बात करें, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है आपको पता है? एयर है। क्या है? एयर है ना। एयर में क्या है? डस्ट पार्टिकल है। डस्ट पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर वेपर है कि नहीं? बिल्कुल है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? ये एयर उसे थोड़ा सा क्या करेगा? एयर उसे क्या करेगा? थोड़ा सा अपोज करेगा। करेगा ना। अगर मान लीजिए आपके समूह आपके आगे, ठीक है, एक बहुत बड़ा फैन लगा हुआ है, बहुत बड़ा एक ब्लोअर लगा हुआ है, और मैंने कहा कि जाओ उस फैन की तरफ चले जाओ, तो आप जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। बहुत बड़ा फैन है, वो फैन कंटिन्यूसली आपको ढकल रहा है, नहीं जा पाओगे। तो यही होता है ना, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो एयर क्या करती है? उसे अपोज करती है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी एयर है, यहाँ पर जो भी डस्ट है, ये क्या है? ये मान लीजिए वाटर वेपर है, यहाँ पर डस्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एयर है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा अपोज करेगा, इसका स्पीड थोड़ा सा कम होगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। एयर का फ्रिक्शन होगा वहां पर, डस्ट का फ्रिक्शन होगा, तो इसके वजह से क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पर उसका स्पीड कम होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, और यहाँ पर वाटर डस्ट, और इसका क्या है? एक अपोज भी है, अपोजिट भी फोर्स है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्री फॉल पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वहां पर कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, कोई फोर्स नहीं होता है वहां पर, ना कोई फोर्स है ना प्रेशर है। ठीक है, इसे कहते हैं हम, बिल्कुल कोई चीज नहीं होती, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस, ठीक है, वहां पर ना एयर है, ना कह सकते हैं। देखिए वैक्यूम का मतलब क्या होता है? ठीक है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? ना वहां पर कोई एयर है, ना कोई फोर्स है, बिल्कुल कोई फोर्स नहीं है, ना एयर है। ठीक है, तो ऐसी चीज को एम्प्टी स्पेस पता है ना आपको? एम्प्टी स्पेस, तो इसे हम कहते हैं वैक्यूम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेस। अब एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि हम वैक्यूम में फ्लोट क्यों करते हैं। ठीक है, देखो, अब वैक्यूम में फ्लोट क्यों करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो देखो, हम पृथ्वी पर फ्लोट क्यों नहीं करते? हम पृथ्वी पर फ्लोट क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ग्रेविटी है ना। ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि जब आप पृथ्वी पर होते हो तो वो पृथ्वी क्या करती है? मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और आप पृथ्वी पर इस तरह से खड़े हो, ठीक है, तो क्या होता है? ड्यू टू द ग्रेविटी, ये जो आदमी दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है? सेंटर की तरफ ये पुल होता है। सेंटर की तरफ क्या होता है? वो सेंटर की तरफ इस पर एक फोर्स लगता है, और इसके वजह से क्या होता है? ये सेंटर की तरफ खींचा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? लैंड है, यहाँ पर लैंड है ना, यहाँ पर लैंड है, तो इसके वजह से ये जमीन में धस पाएगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल है क्या? नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये हमारे जमीन को चिपक के रहेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम यहाँ पर फ्लोट नहीं करते। अगर यहाँ पर कोई आदमी होगा तो वो इस तरीके से इस जमीन पर पकड़ के रहेगा, तो इस तरीके से हमारे पृथ्वी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पर कोई है तो वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पकड़ के रहेगा जमीन को, और इस तरीके से क्या होगा? पकड़ के रहेगा। अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है। अगर ग्रेविटी ही नहीं होगी तो कोई चीज आपको अपनी तरफ खींचेगी क्या? ठीक है, ग्रेविटी नहीं होगी तो आप किधर जाओगे? क्या नहीं जाओगे, तो वहां पर क्या करोगे? आप फ्लोट करोगे।
वहां पर कोई दूसरा ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं है, तो वहां पर आप क्या करोगे? फ्लोट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया फ्लोट का? हाँ, मून में तो है, देखो अभी मून को क्या है, देखो इसका देखो, अब मून की बात करते हैं तो मून को क्या है? मास है। मास है तो इसका मतलब क्या है? उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन कम है, क्योंकि उसका मास जो ना अर्थ के कंपेयर में कम है। तो अर्थ के कंपेयर में अगर मास कम है तो वहां पर क्या होगा? लेस ग्रेविटी होगी, लो ग्रेविटी होगी। अगर लो होगी तो क्या होगा? वहां पर हमारा वेट भी क्या होगा? कम होगा, वेट भी कम होगा। ठीक है, बिल्कुल 1/6 है, 1/6 है एज कंपेयर टू द अर्थ। ठीक है, अगर हमारा वेट मान लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल 1/6 है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमारा वेट 60 kg है अर्थ पर, तो मून पर कितना होगा? 10 kg होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्या होता है? 6 टाइम हमारा वेट क्या होता है? कम हो जाता है, 6 टाइम्स। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, देखो बिल्कुल, यहाँ पर देखो, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक हाइट पर है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके पास कौन सी एनर्जी है? हाइट पर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी हाइट मान लीजिए कुछ h है, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ये क्या है? समझ में आएगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से छोड़ देंगे तो क्या होगा? यानी इसमें जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी ना, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगी काइनेटिक एनर्जी में। ये आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब किस तरीके से होगी? टोटल एनर्जी क्या होगी? ये सारी चीजें यहाँ पर हम आप थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट जमीन से कितना ऊपर है? कितनी हाइट पर है? ये ऑब्जेक्ट जमीन से कितनी हाइट पर है? यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, हाइट बताओ उसकी। मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन के वजह से उस बॉडी में होती है। ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन या फिर किसी हाइट की वजह से जो भी एनर्जी उस बॉडी में होती है ना, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर मोशन की वजह से एनर्जी होगी तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टेट है, ठीक है, रेस्ट है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है क्या? ऑब्जेक्ट मोशन में है क्या? नहीं है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। आप सबको पता है इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, टोटल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, आप सभी को पता है। टोटल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर देखो आप, when the object is stationary at the a initial velocity is u। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर स्टेशनरी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 0। अगर वेलोसिटी 0 बन जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। चलो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हमारी 0। ये देखो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी बन गई 0। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पता है, एम जी एच। तो देखो यहाँ पर अब टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो हम 0 लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एम जी एच है, तो यहाँ पर एम जी एच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। समझ में आ गया? तो जब भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर अगर रेस्ट पोजीशन पे होगा तो उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी?
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर 0 है ना। चलो अब देखो, अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब क्या होगा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी होगी, होगी ना। ऊपर से नीचे आएगा, बी पर आ जाएगा। मान लीजिए बी पर हमें क्या करना है, उसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है ये अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, इसके पास कोई वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या होगी आप देखो यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखो अभी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इसके पास कोई वेलोसिटी होगी ना, होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो नीचे आया है, एक्स आया है ना एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के बराबर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, मतलब जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो वी स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या करो, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो ले लो। ठीक है, क्योंकि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ले लिया हमने, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर 0 ले लो। ठीक है, टू यहाँ पर लिख लो, ए का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर जी ले लो। डिस्टेंस कितना नीचे आया है वो ऑब्जेक्ट, तो एक्स आया है, तो यहाँ पर क्या ले लो, एक्स ले लो। बन गया ना एक्स, ऊपर से नीचे आया ना एक्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, नीचे आया, मतलब उसने एक्स डिस्टेंस को पार किया है। तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स। यानी जो भी वेलोसिटी होगी जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर वेलोसिटी होगी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगी वी स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की। अब यहाँ पर देखो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी पर आ रहा है इसलिए हमने उसे इंडिकेट करने के लिए वी बी लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2g(x). तो यहाँ पर पुट कर दो वी स्क्वायर की वैल्यू, तो आ जाएगी हाफ यम इन ब्रैकेट 2g(x). क्या आ जाएगा, 2g(x). ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है यम जी और एक्स, यानी यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी यम जी और एक्स के बराबर। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, विशाल देखो यहाँ पर, ओके विशाल आप ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पर क्या, इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की 0 थी, सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इस ऑब्जेक्ट की 0 थी। अब ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे ले लेंगे। तो थर्ड ऑफ इक्वेशन मोशन क्या है, यहाँ पर देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s), पता है सबको। हर्षवर्धन यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर देखो जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में। यानी यहाँ पर जो भी टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो आपने पूछा है यहाँ पर इंस्टेंट। अभी इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि, हाँ इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी के वहां पर दोनों एनर्जी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है सेम टाइम, सेम टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, सेम टाइम, यानी एक ही समय पर काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी एक ही समय पर। ठीक है, देखो अभी मान लीजिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के साथ में खा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ ना,
ये बन जाएगा हमारा, इसे कहते हैं हम इंस्टेनियस, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टेंस एनर्जी का मतलब क्या है, इंस्टेनियस काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो वर्क यानी दो एनर्जी एक ही समय पर है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है, एक ही समय पर दोनों एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर वी स्क्वेयर, देखो यहाँ पर आप क्या करो, इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, ठीक है, वी स्क्वेयर इक्वल टू 2gx के बराबर, ठीक है। अब समझो ये हो गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको दिखाई दे रही है ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर, अब वी क्या है यहाँ पर 2gx है, इसको पुट कर दो, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी एम जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रिलेटेड किससे रिलेटेड होती है, हाइट से। यहाँ पर देखो अब ये ऑब्जेक्ट बी पर आ गया ना, ऑब्जेक्ट बी पर आ गया तो इसकी हाइट क्या होगी आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट बी पर आ गया तो उसकी हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट बी पर आ गया और बी पर आने के बाद इसकी हाइट क्या होगी, एच माइनस एक्स होगी, क्योंकि पूरी हाइट एच थी, ठीक है, और ए से बी तक हाइट एक्स थी, तो बची हुई हाइट क्या हो जाएगी हमारी, एच माइनस एक्स। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, एम जी एच, तो यहाँ पर पुट कर दो एम जी एच माइनस एक्स इन ब्रैकेट, तो क्या करो इसे अलग अलग करो, एम जी एच करो और माइनस एम जी एक्स करो, ठीक है, आप एक्सपेंशन कर सकते हो इसका। करने के बाद क्या करो, अब ऐड करो, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर लिख लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एम जी एक्स लिख लो, प्लस एम जी एच, यहाँ पर देखो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम जी एक्स एक प्लस है और एम जी एक्स एक माइनस है, प्लस और माइनस है, इसका मतलब ये हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास टोटल एनर्जी बचेगी यहाँ पर वो होगी एम जी एच। तो यहाँ पर जो भी टोटल एनर्जी है एट द पॉइंट बी, बी के पास जब ऑब्जेक्ट बी पर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच के बराबर होगी, और ऑब्जेक्ट ए पर था तब भी उसकी टोटल एनर्जी एम जी एच थी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल एनर्जी हमें यहाँ पर कांस्टेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस बी से सी तक आ गया, बी से क्या हो गया, सी तक आ गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं यहाँ पर होगी वी सी। जब बी से सी तक आ गया तो उसकी वेलोसिटी कुछ तो होगी ना, तो उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी सी थी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 थी, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gs, हमने इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पर 0 पुट कर दिया है 2gs, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, ये बन गई हमारी यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के बराबर आ गई, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब देखो अब इंपॉर्टेंट चीज है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी की हाफ या वी स्क्वायर। अब मैं क्या कह रही हूँ बेटा, सर बोलिए ना, हमने ये फार्मूला बनाया क्या, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या पूछना चाहते हो। देखिए ये फार्मूला नहीं है, देखिए ये कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, ये क्या हमें क्या पता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमें क्या पढ़ा कि टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, पढ़ा है ना, टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, पढ़ा कि ना आपने अभी तक, यस और नो, ठीक है पढ़ा है। आपने एक चीज और पढ़ी है, आपने एक चीज पढ़ी है, एक चीज पढ़ी है ना, क्या पढ़ी है कि जो भी काइनेटिक जो भी एनर्जी होती है ना उसे हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम सिर्फ डेरिवेशन के जरिए प्रूव कर रहे हैं, डेरिवेशन के जरिए हम सिर्फ उसे प्रूव कर रहे हैं कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और टोटल एनर्जी किस तरह से कांस्टेंट है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसे सिर्फ प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, उसका सिर्फ ये प्रूफ है, ठीक है। चलो आप ध्यान दो इधर, बिल्कुल बिल्कुल देखो ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ या वी स्क्वायर, सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास वेलोसिटी क्या है,
हाफ यम इन ब्रैकेट 2gh, क्योंकि हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया वेलोसिटी की जगह पर, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास बचेगा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर बचेगी हमारे पास mgh। यानी जब ऑब्जेक्ट सी पर आएगा, ठीक है, जब सी की तरफ आएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर mgh के बराबर। अब देखो जब ऑब्जेक्ट सी पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो मुझे बताओ इसके पास कोई हाइट है क्या? इसके पास कोई हाइट है क्या? अभी नहीं है, हाइट नहीं है, तो इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हमारी 0, बरोबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास है mgh, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, तो हमारे पास बन गई mgh। तो इसके जरिए हमने क्या पढ़ा? इसके जरिए हमने एक चीज पढ़ी कि एनर्जी है ना वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, किस तरीके से, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देखी है। हाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी ना, लेकिन हाँ ले ना, पोटेंशियल 0 ही तो लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी 0 तो लिया हमने, वहां पर देखो ना एक बार 0 ली ना, लेकिन हम जब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमारी बन जाएगी टोटल एनर्जी mgh के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ तक है? ओके ओके ठीक है, ओके मैम, ठीक है, ठीक है, गलती हो गई होगी, ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पावर, ठीक है। पावर को किस तरह से समझेंगे यहाँ पर ध्यान दो अभी, ठीक है। पावर क्या होता है? द पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन, ठीक है। पावर क्या होता है? जिस रेट से वर्क हो रहा है ना, जिस रेट से, यानी कितने जल्दी वर्क हो रहा है या फिर कितनी देर लग रही है, इसे हम कहते हैं पावर। इसे इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं? इन टर्म्स ऑफ इस रेट को ही हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देखो एक आदमी धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, और एक आदमी बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, एकदम फास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? फास्ट चल रहा है, तो इसका रेट कैसा है? इसका रेट कैसा है? चलने का रेट कैसा है? ज्यादा है। और इसका चलने का रेट कैसा है? कम है, कम है ना, लेस है। अगर काम करने का रेट अगर कम हो तो वहां पर पावर कम है, इसका मतलब इसका काम करने का रेट कैसा है? ज्यादा है, जल्दी काम कर पाएगा, तो हम क्या कहेंगे? इसका पावर ज्यादा है। आपने ट्रैक्टर के बारे में सुना है? ट्रैक्टर के बारे में, ट्रैक्टर आपने देखा है जब वो प्लगिंग वगैरह करता है, ट्रैक्टर जब खेतों में काम करता है ना, जब वो प्लगिंग करता है, ठीक है, तब आपने देखा है, हाँ सॉ करता है, जब प्लगिंग करता है, तर आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना त्याला नागरणे, वखरणे, हे शब्द कधी ऐकलेत का तुम्ही? नागरणं, वखरणं, ट्रॅक्टरने ऐकलेत ना? बरोबर आहे, मग बघा बरोबर पेरणी वगैरे बघा, ज्यावेळेस ट्रॅक्टर काय करतो, खूप हळूवार नांगरतो ना, आपण एखादा ट्रॅक्टर जर खूप हळूवार जर नांगरत असेल, ठीक आहे, म्हणजे 2 घंट्यामध्ये जर समजा ती एकच एकर नांगरत असेल, 2च एकर नांगरत असेल, तर आपण काय करणार? म्हणणार याची पॉवर किती कमी आहे, आपण असं म्हणणार ना त्याची पॉवर किती कमी आहे, किती कमी तो नांगरतोय, ठीक आहे, अशा प्रकारे। आणि एखाद्याची पॉवर जर खूप जास्त असेल तर तो 1 घंट्यामध्ये जर 3-4 एकर जर नांगरत असेल, आपण काय म्हणणार? त्याची पॉवर किती जास्त आहे, ठीक आहे। तर सोप्या भाषेमध्ये असं समजून घ्या, ठीक है। द पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं? तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कितना वर्क डन हो रहा है इन स्पेसिफिक टाइम में। सिंपल है ना, कितना वर्क डन हो रहा है स्पेसिफिक टाइम में, इसे हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे, है ना, सिंपल। चलो, तो इसी को ही हम कहते हैं यहाँ पर पावर, ठीक है। अगर पावर का अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर हमारा देखो वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल, और यहाँ पर टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ पर हमारे पावर का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, ठीक है।
और इसी जूल पर सेकंड को, यानी अगर 1 जूल अगर वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, 1 जूल अगर वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, तो इसे हम कहेंगे 1 वैट। इसे हम क्या कहेंगे? 1 वैट कहेंगे। ठीक है। अब देखो एक हॉर्स पावर क्या होता है। ये जो हॉर्स पावर दिखाई दे रहा है एक ब्रिटिश यूनिट है। ठीक है, एक ब्रिटिश यूनिट है। ठीक है, हम इंडिया में या फिर कह सकते हैं कि जो भी ये सब यूनिट होता है ना, ये होता है वैट। ठीक है, वैट, किलोवैट हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश यूनिट होता है ना, ब्रिटिश, तो उसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो ब्रिटिश यूनिट होता है ना, उसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। अब देखो हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है कि एक ब्रिटिश यूनिट है। ठीक है, जब 746 वैट हो जाएगा ना, ठीक है, तब क्या कहेंगे हम उसे? 1 हॉर्स पावर कहेंगे। अब देखो हम हॉर्स पावर यानी एचपी की यूज करते हैं, तो इसका रीजन है क्योंकि अगर वैट की बात करते हैं तो वैट क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट है। वैट सबसे छोटा यूनिट है, इसके वजह से हम क्या करते हैं वहां पर? ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर? हॉर्स पावर का यूज करते हैं क्योंकि वैट सबसे छोटा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये एक ब्रिटिश यूनिट है। ठीक है, ये ब्रिटेन में यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, और ये छोटा यूनिट है इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। किलोवाट आर क्या होता है? किलोवाट आर क्या होता है? 1 वैट का मतलब क्या होता है? 1 वैट का 1 जूल। 1 जूल वर्क अगर 1 सेकंड में हो रहा है, वही तो वैट है। 1 जूल वर्क अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे 1 वैट। ठीक है, क्या कहेंगे? 1 वैट कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक, ठीक है, 1 किलो, 1 किलोवाट पर आवर क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वैट। 1000 वैट होता है। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 36 लाख जूल। क्या आ जाएगा? 36 लाख जूल। अगर 36 लाख जूल अगर यहाँ पर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे 1 वैट। क्या कहेंगे? 1 वैट। अब ये कितने भी समय में हो, ठीक है। अब देखो 36 लाख अगर वहां पर वर्क हो रहा है, 36 लाख वर्क हो रहा है वहां पर, इतना जूल अगर वर्क हो रहा है तो इसे हम कहेंगे यूनिट। इसे क्या कहेंगे हम? यूनिट कहेंगे। यानी जितने जल्दी आप कर पाएंगे उतने जल्दी आपके यूनिट हो गए। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसका यूनिट क्या? उसे हम यूनिट में लेते हैं। तो मतलब जब आप 36 लाख जूल एनर्जी को वहां पर कंज्यूम करेंगे ना, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, जब आप उसको 36 लाख जूल को जब आप कंज्यूम करेंगे ना, तो वहां पर एक यूनिट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको 1 आवर में ही कंज्यूम करना है, ऐसा नहीं है। आप उसे कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, 1 मिनट में कर सकते हो, 1 दिन में कर सकते हो। ठीक है। पावर रेटिंग, ठीक है, पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी जल्दी पावर को वहां पर कंज्यूम कर पाता है, कितनी जल्दी वहां पर वर्क कर पाता है, ठीक है, उसे पावर रेटिंग कहते हैं। ठीक है, पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर पावर रेटिंग ज्यादा होगी, ठीक है, पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? कितनी जल्दी एनर्जी को कंज्यूम करता है, कितनी जल्दी एनर्जी को कंज्यूम करता है, अपना वर्क कर पाता है, ये पावर रेटिंग होती है। ठीक है, आपने फ्रिज पर देखा होगा पावर रेटिंग होती है। ठीक है, पावर रेटिंग देखा होगा, फ्रिज पर होती है पावर रेटिंग, होती है ना। तो मतलब वो कितनी जल्दी वर्क कर पाता है, कितनी एनर्जी को बचा पाता है, कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर पाता है, ये अलग सी थोड़ी सी चीज है। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग सी चीज है। ओके चलो, ये स्टार्स तो हमें बताने के लिए, स्टार का मतलब क्या है? ये पावर रेटिंग में कितना अच्छा है ये हमें बताता है, स्टार में नहीं होती है। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है? वहां पर आपको लिख के थोड़ी बताएंगे
कि ये ऐसी होती है। अगर लिख के बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा। आपको अगर वहां पर स्टार दिए जाए तो आपको मान लीजिए अगर सारे स्टार वहां पर है, 5 स्टार पर स्टार 5 स्टार दिए, तो इसका मतलब क्या आप समझेंगे कि वाह इसको तो 5 स्टार दिए, इसकी पावर रेटिंग अच्छी है, ये अच्छी तरह से वर्क कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम कर पाता है, ठीक है, तो आप अच्छा समझोगे ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर वहां कोई आंकड़ा दे दूं, कोई वहां पर अगर नंबर दे दूं, आप समझ पाओगे क्या? उसे कंपेयर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे? वहां पर रेटिंग दोगे, ठीक है, 5 स्टार। 5 स्टार का मतलब सबसे अच्छा, 4 स्टार का मतलब है उससे कम, 3 स्टार का मतलब है उससे कम, 4 स्टार का मतलब है उससे कम, इस तरीके से, ठीक है। तो कल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम रिवीजन देखने वाले हैं कल, ठीक है। चलो एमसीक्यू ले लेते हैं, कुछ एमसीक्यू हमारे पास बाकी हो गए तो। हाँ एमसीक्यू ले रहा हूँ, जस्ट मिनट। बहुत बड़ा 90% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, और जिन्होंने अर्घ दिया है वो भी सही है, लेकिन वो सीजीएस यूनिट है, ठीक है। जिन्होंने अर्घ दिया है वो भी सही है, लेकिन वो सीजीएस यूनिट है। यहाँ पर मैंने पूछा था एसआई यूनिट ऑफ द वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। 90% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी, हमने बात की थी। पावर की क्या बात की थी, ठीक है, रेट एट विच द वर्क इज डन, उसे हम पावर कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो बच्चों। चलो नेक्स्ट। ओके प्रांजल, ठीक है। देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टोटल, देखो टोटल एनर्जी, देखो ये एक लॉ है, ठीक है। इस लॉ में ऐसा बताया गया है कि जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब इसे हम प्रूव कैसे करें? तो इसके लिए हमने जो डेरिवेशन अभी देखा था ना, एक ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे आता है, बी पर आता है, बी से सी पर आता है, तो इसके जरिए हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। अब समझो क्या हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर था, मतलब रेस्ट पर था, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी जीरो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, तो यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ये बन जाएगी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी यहाँ पर एम जी एच के बराबर। ये हमने देखा था। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी यहाँ पर हमारी एम जी एच के बराबर। मतलब टोटल एनर्जी यहाँ पर हमारी बन गई एम जी एच के बराबर। ये आ गया हमारा, यानी यहाँ पर जो भी टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। जब ऑब्जेक्ट, देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी जमीन पर आ जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जमीन पर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो क्या होगी हमारी? वो होगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, हमने वहां पर देखा था, ठीक है, वहां पर हमने एक चीज को हमने देखा था कि यहाँ पर जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो भी बनेगी, ठीक है, इस पॉइंट पर, वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो बनेगी हमारी एमजीएच के बराबर। देखा था ना। अब आप कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एमजीएच के बराबर कैसी होगी? अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। अगर इसमें अगर आप इनिशियल वैल्यू अगर जीरो डाल दोगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा टू जी यस। अब यस नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू जी एच लिखेंगे, लिखेंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है, ये लिखेंगे ना, तो ये बन जाएगी हमारी वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अभी पुट कर दो ना, अभी पुट कर दो इसमें वेलोसिटी की जगह, तो हाफ एम वी कितना है यहाँ पर? टू जी एच है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये टू कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, क्या बचेगी? एम जी एच के बराबर। बन गई ना काइनेटिक एनर्जी एम जी एच के बराबर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी थी? एम जी एच। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? एम जी एच। और ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी? ऑब्जेक्ट हाइट पर नहीं है, यहाँ पर हाइट है क्या इसके पास? नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी जीरो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? एम जी एच के बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रह रही है,
टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। बस इतनी ही चीज आपको ध्यान में रखनी थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो ये हो गया। चलो मिलेंगे कल, यहाँ पर हमारा समय पूरा हुआ है और कल हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। थैंक टू ज्वाइन दिस सेशन। हाँ एमसीक्यू पूरे हुए बेटा, ठीक है, एमसीक्यू आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस सेशन। कल मिलेंगे विथ अनदर टॉपिक दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच, गुड बाय। अब हो सकते हैं जब आप देखो वही तो बात कर रहे थे, जब ऊपर से नीचे आएगा ना तब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीजें होने वाली है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा ना तब उसके पास दोनों चीजें रहने वाली है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों मिलाकर ही वहां पर टोटल एनर्जी बनती है ना जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है। तो मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ इस बीच में अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों की यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना होगा, दोनों को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, समझ लो, वहां पर साइमल्टेनियसली होगा सारी चीजें। ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जब अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो इसका मतलब नहीं है तो बीच में रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आता है। ठीक है, हमें समझने के लिए हमने उसे पार्ट बनाए हैं। ठीक है, ए बी सी समझने के लिए हमने वहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट वहां पर हमने डिटरमाइन किया है। चलो मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच।